शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे, बहुत सारे चीज पढ़ेंगे, लेकिन आसानी से पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिएगा। आज मैं शुरू करता हूं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग दो चीज देखते हैं, एक देखते हैं आपका वास्तविक संख्या। अगर एक वास्तविक रहेगा तो दूसरा रहेगा आपका काल्पनिक, दूसरा रहेगा आपका काल्पनिक। पहला संख्या क्या है जी आपका वास्तविक, पहला संख्या क्या है और दूसरा संख्या क्या है काल्पनिक। वास्तविक संख्या उसको कहते हैं जिसको हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, जिसको अपने दैनिक जीवन में हम लोग प्रयोग करते हैं। दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, जो वास्तविक रूप से इस दुनिया में मौजूद है, जो वास्तविक रूप से इस दुनिया में मौजूद है। और काल्पनिक संख्या उसको कहते हैं जिसका अस्तित्व ही नहीं, जिसका अस्तित्व ही नहीं है। वास्तविक संख्या उसको कहेंगे जिसका हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, चाहे कोई भी संख्या हो, जिसको हम लोग देखते हैं, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, वो सब वास्तविक संख्या कहलाएगी। और काल्पनिक संख्या वो कहलाएगी जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं, लेकिन हम लोग मान लेते हैं। वास्तविक संख्या में आपका कुछ भी आ जाएगा, 1 2 3 0.5 0.7 0.7 2 का बार, कुछ भी संख्या आ जाएगा। ये सब क्या है आपका वास्तविक संख्या है। 5/2 -3/2 कुछ भी संख्या इसमें आ जाएगी। ये सब तो प्रयोग करते हैं ना अपने दैनिक जीवन में, करते हैं ना गणित बनाते समय। ये सब क्या है वास्तविक संख्या। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यही संख्या क्यों लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हो यहां पर, वो सब के सब क्या है वास्तविक संख्या है। तो अवास्तविक संख्या क्या है, हम लोग को इसको देखना नहीं पड़ेगा, हम लोग को देखना पड़ेगा कि काल्पनिक संख्या आखिर होता क्या। तो काल्पनिक संख्या वो होता है जिसका अस्तित्व नहीं है। अगर मैं कहूं -25, बताओ -25 √- -25 कभी होता है क्या? √25 होता है, √-25 कभी नहीं होता, इसका कोई मान नहीं। समझ आ रहा है? तो ये क्या है अवास्तविक संख्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं काल्पनिक संख्या। और दूसरा है आपका पाई मान है, ठीक है, आयोटा मान है। ये सब क्या है मान लेते हैं हम लोग, सिर्फ गणित को सॉल्व करने के लिए इन सब का प्रयोग करते हैं। ये क्या है आपका काल्पनिक संख्या, ऐसी कोई संख्या नहीं होती है। लिखो इसको। ये सिर्फ आपके गणित को सॉल्व करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं, ऐसी कोई संख्या नहीं होती है। 25 का वर्गमूल आप 5 निकाल सकते हैं, लेकिन -25 का वर्गमूल नहीं होता। पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन जो पाई का मान 22/7 वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए लेते हैं। इसको आगे पढ़ेंगे अभी, है ना। चलिए अब वास्तविक संख्या को देखते हैं, काल्पनिक को तो पढ़ेंगे नहीं हम लोग, क्या पढ़ेंगे वास्तविक। वास्तविक संख्या मैं लास्ट में पूछूंगा, सबके सब ध्यान से देखते जाओ। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक पूर्णांक और दूसरा होता है दशमलव या दशमिक संख्या। ठीक है, पूर्णांक, पूर्णांक क्या है आपका जितना भी संख्या है 0 से लेकर 1 2 3 4 और अनंत तक, और यहां -1 -2 -3 -4 और कहां तक अनंत तक, ये सभी पूर्णांक संख्या कहलाती है। मतलब ऋणात्मक धनात्मक प्लस 0, ऋणात्मक धनात्मक प्लस 0 क्या होता है आपका पूर्णांक संख्या होता है। 0 से
आर्यभट्ट ने जब शुरू किया, आर्यभट्ट के पहले 1 2 3 4 लिखते थे, और आर्यभट्ट ने बताया कि मैं जीरो कहां रखूं, तो जीरो को हम लोगों ने कहां रखा, सामने रखा। जीरो से लेकर अनंत तक और जीरो से लेकर माइनस अनंत तक क्या होता है, आपका पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है। दशमलव संख्या 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव, शांत दशमलव संख्या, दूसरा होता है अशांत। ठीक है। और एक होता है पुनरा अशांत, दो ही लिख देते हैं। ठीक है, इसको और डिवाइड कर देता हूं। एक शांत दशमलव होता है और एक होता है अशांत दशमलव। देखो, सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया, आपको गणित पढ़ाया। गणित में दो चीज होता है, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, जिसको हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। काल्पनिक संख्या नाम की कोई चीज होती नहीं है। गणित की सहूलियत के लिए, आसान बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं, जैसे -25। ठीक है। वास्तविक संख्या दो प्रकार के मैंने बोला, एक है आपका पूर्णांक संख्या और दूसरा क्या मैं बोला, दशमलव संख्या। ठीक है। पूर्णांक संख्या क्या होता है, जीरो से लेकर माइनस अनंत तक और जीरो से लेकर प्लस अनंत तक क्या होता है, आपका पूर्णांक संख्या। ठीक है। दशमलव संख्या दो प्रकार का होता है, एक शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। अब देखना आप लोग, कभी कभी हम लोग लड़ाई हो जाते हैं और लड़ाई होने के बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद गाली देने के बाद हम लोग शांत हो जाते हैं। समझ आ रहा है? जब हम लोग कभी लड़ाई होते हैं, कुछ टाइम बाद गाली वाली देने के बाद क्या हो जाता है, थोड़ा शांत हो जाते हैं। कुछ बोलने के बाद तू मैं होता है, उसके बाद शांत हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो दशमलव, जैसे अगर मैं 1/2 के मान निकालूं, कितना होगा, 0.5। अब इसका मान और आएगा क्या, आगे बताओ, और कुछ मान आएगा, ये 5 में जाकर क्या हो गया, शांत हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शांत दशमलव। लेकिन कई चीज है, कई लोग ऐसे रहते हैं जो लड़ाई करते रहते हैं दिन भर, मतलब मुंह चुप ही नहीं पड़ रहा है उन लोग का, तो ये क्या होता है, शांत। जैसे 1/3, 0.333 चलते जाओ, और इसको लिख देते हैं 0.3 का भाग। ये क्या है, अशांत है, ये शांत नहीं हो रहा है। और ये क्या हो गया, 0.5 में ही क्या हो गया, शांत। और ये जाहिर है, तो बार बार आ रहा है, इसलिए 3 के ऊपर क्या लिख देते हैं, बार। जो बार बार आता है उसे 3 के ऊपर क्या लिख देंगे, बार। लिखो इसको। ठीक है। अब इसमें दो प्रकार के हो जाते हैं आसान, एक पुनरावृत्ति और एक है अपुनरावृत्ति। ठीक है। एक पुनरावृत्ति और एक है अपुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में क्या आ जाएगा, यही हम लोग उदाहरण लेके चलेंगे, 0.3333। ये सब क्या है, जा रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3 का बार, क्योंकि 3 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो बार बार रिपीट होता है, उसको क्या लिख देते हैं, ऊपर में बार का चिन्ह दे देते हैं। अपुनरावृत्ति क्या होता है, इसको बस समझना, पहले लिखो। अगर कोई संख्या में पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, लगातार अलग अलग संख्या आ रहा है, जैसे मैं मान लेता हूं 1.732452627 क्या कहीं पर पुनरावृत्ति हो रहा है क्या, देखो क्या कहीं पर पुनरावृत्ति हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के संख्या को क्या बोलते हैं, अपुनरावृत्ति संख्या कहते हैं। यहां पर पुनरावृत्ति में क्या हुआ, देखो 3 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको पुनरावृत्ति बोलेंगे। और यहां पर देखो कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, अपुनरावृत्ति संख्या बोलेंगे। मतलब कुछ भी लिख सकते हो, 4 5 2 6 7 8 9 कुछ भी। ठीक है। इतना समझ आया कि नहीं है, क्लियर है? एकदम बेस से शुरू कर रहा हूं, एकदम बेस, गणित बेस से शुरू कर रहा हूं।
अब यहां पर नोट में लिखो कि ये जो पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या लिखो, शांत दशमलव संख्या, पूर्णांक संख्या, शांत दशमलव संख्या और पुनरावृत्ति संख्या, ये सभी परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है। मतलब उदाहरण के लिए मैं कुछ भी लिख दूं, ये सब क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। ठीक है, पूर्णांक संख्या मतलब मैं 0 से लेकर -1, -2 तक लिखूं, +1 अनंत तक लिखूं, इधर अनंत तक लिखूं। ठीक है, दशमलव संख्या 0.3 लिख दूं मैं। ठीक है, पुनरावृत्ति संख्या 0.3333, ये सब क्या होता है, आपका परिमेय संख्या होता है। लेकिन जो अपुनरावृत्ति संख्या होता है, ये परिमेय संख्या नहीं होता। अपुनरावृत्ति संख्या परिमेय संख्या नहीं होता, क्योंकि इसका निश्चित मान नहीं होता। लिखो, क्योंकि इसका निश्चित मान नहीं होता। क्योंकि इसका निश्चित मान नहीं होता। जो लास्ट में नोट में लिखवा रहा हूं वो सब के सब क्वेश्चन में आए हुए क्वेश्चन हैं। नोट में लिखवा रहा हूं, उसको अच्छे से टिक करके लिखना। ये सब आरआरबी के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, रेलवे में ही ये पूछा गया है। मैं दूसरे एग्जाम के हिसाब से नहीं पढ़ा हूं, ओनली आरआरबी। ठीक है, आरपीएफ, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। अब हम लोगों ने देखा यहां पर कि पूर्णांक संख्या, शांत दशमलव संख्या, पुनरावृत्ति संख्या, ये सभी की सभी परिमेय संख्या होती है। तो आखिर परिमेय संख्या हम लोग किसको कहेंगे? आखिर परिमेय संख्या किसको कहेंगे? कुछ भी याद मत रखना, परिमेय संख्या उसको कहेंगे जिसको, परिमेय संख्या जिसको कहेंगे जिसको P बटा Q के रूप में लिख पाए, और जहां Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। जहां Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी रख सकते हो, 0 छोड़कर P व Q का मान कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, हो सकता है। 0 छोड़कर P और Q का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन Q इक्वल कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब मैं पूछता हूं आप लोगों से, क्या 1/2 परिमेय संख्या है कि नहीं है? है कि नहीं है? क्या -1/2 परिमेय संख्या है कि नहीं है? है, क्योंकि 0 नहीं दिख रहा है मतलब है। ठीक है, लेकिन क्या 0 परिमेय संख्या है? क्या 0 परिमेय संख्या है? क्या 0 परिमेय संख्या है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? मैंने क्या लिखवाया है? ठीक है, Q इक्वल 0 नहीं होना चाहिए। क्या मैं 0 को 0/1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बताओ मुझे। तो ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? होगा। लिखो 0 एक परिमेय संख्या है। बस यही चीज के लिए यहां पर बैठे हैं भाई, यही चीज के लिए यहां पर बैठे। 0 एक परिमेय संख्या होगा, 0 एक परिमेय संख्या होगा।
क्या अंडर रूट 64 परिमेय संख्या होगा? क्या अंडर रूट 64 परिमेय संख्या होगा? अगर मैं इसको हल करता हूं कितना आ जाता है जी? 8। और 8 को मैं क्या लिख सकता हूं जी? 8/8। मतलब ये एक परिमेय संख्या है। तो क्या अंडर रूट 50 एक परिमेय संख्या होगा? क्या अंडर रूट 50 एक परिमेय संख्या होगा? कभी नहीं होगा। ये एक परिमेय संख्या नहीं है। नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अंडर रूट 50 का कोई वास्तविक मान होता नहीं है। मोबाइल से निकाल कर दो। अंडर रूट 50 का कोई भी वास्तविक मान नहीं होता है, इसीलिए ये एक परिमेय संख्या नहीं है। ये अंडर रूट 2 भी परिमेय संख्या नहीं है। अंडर रूट 3 परिमेय संख्या नहीं है। ये सब चीज लिख लो। जिसका एग्जैक्ट मान है वही परिमेय संख्या रहेगा अंडर रूट में। एक और मान लिख लो। पाई को पूछता है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। में क्या लिख सकते हो? 0.3 लिख लो, -1/, ये लिख चुका हूं। कुछ भी लिख दो। ये सब एक परिमेय संख्या है। ये सब परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि इसका एग्जैक्ट मान नहीं है। एग्जैक्ट मान नहीं रहेगा वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। लिखो यहां यहां अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 और पाई का मान निश्चित नहीं होता है। यहां अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 और पाई का मान निश्चित नहीं होता है। इसीलिए 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 इसे इसीलिए इसे परिमेय संख्या नहीं मानते हैं। इसीलिए इसे परिमेय संख्या नहीं मानते हैं। बता रहा हूं, एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो आप बोलना मुझे। एकदम कॉपी नोट्स ऐसा बनाओ कि मजा आ जाए। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा भाई, आरपीएफ का बता रहा हूं। ठीक है? ठीक है, क्योंकि इसका निश्चित मान नहीं होता है। क्लियर है? अब यहां पर एक चीज हम लोग देखते हैं कि 22/पाई का मान होता है 22/7। मैंने क्या बोला? पाई का मान कितना होता है जी? पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 22/7। और हमने देखा कि पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो 22/7 भी तो एक अपरिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। बिल्कुल नहीं है। 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्योंकि क्योंकि 7 इक्वल क्या नहीं है? 0 नहीं। यहां Q इक्वल क्या नहीं है? 0। देखो Q इक्वल 0 नहीं। ठीक है? 0 नहीं। 22/7 एक परिमेय संख्या है। इसको हम लोग सहूलियत के लिए ही 22/7 लेते हैं। एक्चुअल में आपका जो पाई का मान है ना, वो 22/7 नहीं होता है। इसको हम लोग अपने सहूलियत के साथ में गणित को हल करने के लिए पाई का मान क्या लेते हैं? 22/7। लेकिन कभी भी पूछेगा 22/7 ही मार्क कराना। हम लोग डिटेल्स पढ़ रहे हैं, इसी हिसाब से बता रहा हूं। क्लियर है जी सबको? ठीक है, एक बार देखो जल्दी से नोट्स को।
देखिए हम लोगों ने गणित पढ़ा, 0 से 9 तक के संख्या को पढ़ा, वास्तविक संख्या जिसका दैनिक जीवन में उपयोग, मतलब दुनिया का हर गणित क्या होगा, वास्तविक होगा। जो कभी जिसका कल्पना ही नहीं की जा सकते वो क्या है, काल्पनिक, होता ही नहीं है। पूर्णांक पढ़े, 0 से लेकर माइनस अनंत तक, 0 से लेकर प्लस अनंत तक पूर्णांक संख्या कहलाती है। दशमलव संख्या जो दशमलव हो, दशमलव संख्या कहलाती है। दशमलव संख्या दो प्रकार के होते हैं, शांत, अशांत। जो कुछ टाइम आकर शांत हो जाता है, जैसे 0.5, 0.62, 0.723, ये सब क्या है, शांत दशमलव, रुक गया है। लेकिन अशांत दो प्रकार के होते हैं, एक पुनरावृत्ति होता है, एक अपुनरावृत्ति होता है। पुनरावृत्ति में एक ही संख्या क्या होता है, बार बार रिपीटेशन होता है, एक ही जरूरी नहीं है। ऐसे भी हो सकता है 0.342, 342, 342, 342, ऐसे करके चलता रह सकता है, ये पुनरावृत्ति कहला जाएगा। ठीक है। अब पुनरावृत्ति में क्या है, जिसका कोई एग्जैक्ट नहीं, 1.7, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुछ भी चलता रहे। समझ आ रहा है, इसमें कोई भी पुनरावृत्ति नहीं होगी। ठीक है। और इस प्रकार से हम लोगों ने आगे देखा कि जो पूर्णांक संख्या होता है और जो शांत होता है और जो पुनरावृत्ति होता है, ये तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं, आपका परिमेय संख्या कहलाते हैं। आईएमपी, इससे कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा कभी। ठीक है। आपको देखो यार, तैयारी तो करना पड़ेगा, घर मेहनत करना, बिना मेहनत के आपको वर्दी मिल जाए ना, इतना आसान नहीं है। और याद रखना, अभी अगर ना मिले तो आप लोग तैयारी करने के लिए भीड़ गए हो, कल तैयारी करते हो उससे अच्छा आज ही तैयारी करने के लिए भीड़े हो। और इंसान सोच रहा है कल से कर लूंगा, कल कर लूंगा, कल करूंगा, कल कभी नहीं होता है। आज जो बैठे हो, जिनको निकालना है आज से ही 5 घंटा प्लस देना शुरू करो, और जिसको नहीं निकालना है, जिसको बेस क्लियर करने आ रहे हो, बेस क्लियर करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पूर्णांक संख्या, शांत दशमलव, पुनरावृत्ति संख्या, ये सभी परिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए मैं सब चीज दे दिया हूं, ये सब चीज है। अपुनरावृत्ति संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाती, परिमेय संख्या नहीं कहलाती है। जैसे हम लोग देखे थे पाई का मान, क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखे परिमेय संख्या क्या होता है, पी बटा क्यू के रूप में, जहां क्यू इक्वल कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, कुछ भी संख्या हो जाए 0 बस मत हो। ठीक है, ये सब चीज देखा। क्या 0 परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। 64 है 0.3 है। लेकिन ये 50 और √2, √50, √2, ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसका निश्चित मान नहीं होता है, दिमाग से, है ना। अगला क्या 22/7 परिमेय संख्या है, 22/7 परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग को सिर्फ एक याद रखना है कि यहां पर क्या नहीं होना चाहिए, 0, क्या नहीं होना चाहिए, 0, क्या नहीं होना चाहिए, 0। और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। इसको 22/7 हम लोग अपने गणित को सॉल्व करने के लिए लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मान वैसा होता नहीं है, क्योंकि आप मोबाइल में करके देख लो, उसका निश्चित मान होता ही नहीं है, वो तो लंबा जाता है एकदम। क्लियर है, एक बार देखो जल्दी से, ननकी पानी ला। पानी भर के ला। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक में एक होता है प्राकृत संख्या और एक होता है पूर्ण संख्या। एक होता है प्राकृत संख्या और एक होता है पूर्ण संख्या। ठीक है। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं जी, दो प्रकार के। एक क्या होता है आपका प्राकृत संख्या और दूसरा क्या होता है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या एक से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, बोलते जाओ, 5, 6, और ये क्या होगा अनंत। ठीक है। और पूर्ण संख्या देखो, ये सब अधूरा दिख रहा है, किसके बगैर, 0 के बगैर। और जब इसी में सामने में 0 लग जाता है तो क्या कहलाता है आपका पूर्ण संख्या, अनंत तक। ठीक है।
पूर्णांक संख्या एक से प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होता है और पूर्णांक संख्या 0 से शुरू हो जाता है। जब प्राकृतिक संख्या में 0 जो सामने ला देते हैं तो ये क्या कहलाएगा? आपका पूर्ण संख्या कहलाएगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछता है, हम लोग को पूछा गया है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? क्या सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? सुमित से पूछना चाहता हूं, क्या सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? होती है? आप बताओ जी, आप बताओ। देखो पहले देखो, बताओ छोटे भाई, क्या सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? इधर 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 देखो। नहीं होगा? अरे भाई, क्या सभी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? अरे 1 2 नहीं दिख रहा है आपको? 1 2 3 4 5 6, तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। लिखो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। और दूसरा लिख लो, शून्य को छोड़कर बाकी पूर्ण संख्या क्या होगी जी? प्राकृतिक संख्या होगी। प्राकृतिक संख्या होगी। मान लो ठीक। सबको समझ आ रहे हैं यहां तक? अब देखते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक देख लिए, पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, जीरो पूर्णांक, तीन चीज होता है। पूर्णांक क्या होता है? ऐसे देखते हैं इसको, ये क्या है? पूर्णांक। ये प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है? ये पूर्णांक संख्या है। ऋणात्मक पूर्णांक इधर को बोलते हैं, जीरो सी साइड को क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। अगला हम लोग चलते हैं भाज्य सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या का परिभाषा क्या होता है? सम संख्या क्या होता है बताओ? क्या बोले जी? जो दो से विभाजित होती है उसको क्या बोलते हैं? सम संख्या कहते हैं। क्लियर है? तो क्या जीरो एक सम संख्या होगी? क्या जीरो एक सम संख्या होगी? कैसे भाग होता है? अब बताओ, क्या जीरो एक सम संख्या होगी? पीकू भाई देखो, यही इसी चीज के लिए यहां पर बैठे हैं हम लोग ओनली रेलवे के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, जितना सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से तैयारी करें। ठीक है, तो जीरो एक, जिसको टू के फॉर्म में लिख दिया जाए, टू के फॉर्म में लिख सके, वो सब क्या होगा? सम संख्या होगा। टू के फॉर्म में लिख सके ये सम संख्या। कुछ भी दिमाग में नहीं लगाना, ओनली टू के। क्या? टू के। क्या बोला मैंने? जोर से बोलो। टू के। क्लियर है? जिसको टू के फॉर्म में। अब के इक्वल आप कुछ भी, के बराबर एक पूर्णांक होता है। मैंने यहां पर क्या लिखा देखो, मैंने यहां पर क्या लिखा?
k इक्वल पूर्णांक संख्या होता है, मैंने ये नहीं लिखा कि k इक्वल प्राकृत संख्या होता है, मैंने क्या लिखा, k इक्वल पूर्णांक संख्या होता है। मतलब पूर्णांक क्या होता है जी बताओ मुझे, 0 से -1 -2 -3 अनंत 1 2 3 4 5 एक और एक 11 तू मेरे 11, यहां तक क्या होता है, एक पूर्णांक संख्या होता है। मतलब किसी भी को k के जगह में रखेंगे, माना k इक्वल 0, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 2k बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 0 इक्वल 0, तो 0 भी एक सम संख्या होगा। लिखो k इक्वल मान लो -1, क्या हो जाएगा, -2 एक पूर्णांक संख्या होगा। k इक्वल मानो 1, 2 1 कम 2 एक पूर्णांक संख्या होगा। एक पूर्णांक संख्या होगा। इतना समझ आया कि नहीं आ रहा है, क्लियर है? ऐसे पढ़ाऊंगा ना कि थोड़ा सा मेहनत कर लिए तो आराम से पार होगा, कोई होशियार और कोई कमजोर नहीं लगेगा यहाँ पर। बस आप लोग मेहनत करो, जितना पढ़ा रहा हूं को ना बार बार रिपीट करना, बार बार रिपीट करना, बोल रहा हूँ एकदम डीपली पढ़ा रहा हूँ। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भारत माता की, भारत माता की। अब सम संख्या तो क्या देख ले, विषम संख्या देख लेते हैं, जिसको 2 के ±1 के रूप में लिख दे, जिसको 2 के ±1 के रूप में लिखे, इसको क्या बोलेंगे, एक विषम संख्या बोलेंगे। और k इक्वल क्या है, एक पूर्णांक, k इक्वल लिखूंगा मैं एक पूर्णांक। अगर k बराबर मैंने 0 माना तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 0 और एक बार लेता हूं प्लस, तो +1 एक विषम संख्या है, 2 0 लिया तो क्या हो जाएगा 0, -1 लेता हूं तो -1 विषम संख्या है, 2 k इक्वल मैंने 1 लिया और +1 लेता हूं तो 2 1 कम 2 और 1, k इक्वल मैंने क्या माना, 2 1 कम 2 और 1 3, एक विषम संख्या है। और यहां पर मैंने -1 भी लूंगा तो भी क्या होगा, 2 1 कम 2 और -1 और ये क्या आ जाएगा 1। तो आप कुछ भी लेकर देख सकते हो, लेकिन k इक्वल क्या मानना है आपको, एक पूर्णांक मानकर देखना है। क्लियर है, सबको इतना समझ आ रहा है? एक बार फिर से रिपीट करूंगा। अगला देखते हैं हम लोग अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या को इंपोर्टेंट मारो, यहां से क्वेश्चन बनता है। अभाज्य संख्या लिखो, अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, ये क्या कहलाते हैं आपके अभाज्य संख्या। जैसे मैं मानता हूं 2, देखो 2 क्या है, 2 को मैं 1 से क्या कर सकता हूं, भाग दे सकता हूं, जाएगा 1 एकम 1 1 2 2, और 2 को मैं 2 से भी कर सकता हूं, 2 1 कम 2। और कोई संख्या है क्या जिसको 2 से मैं भाग दे सकता हूं, नहीं। 3 को देखते हैं, 1 से 3 को भाग दे सकता हूं मैं, 3 से 3 को भाग दे सकता हूं। 4 को देखते हैं, 1 से 4 को भाग दे सकता हूं, 2 से भाग दे सकता हूं 4 को,
तो क्या 4 एक अभाज्य संख्या है? तो 4 एक अभाज्य संख्या यहां पर नहीं है। 4 एक अभाज्य संख्या यहां पर नहीं है। मतलब केवल 2 ही गुणनखंड होना चाहिए, 2 ही गुणनखंड होना चाहिए। लिख लो। अब गुणनखंड क्या कहते हैं, इसको भी हम लोग डिप चलते हैं थोड़ा सा। एक होता है आपका गुणज और दूसरा होता है गुणनखंड। पहला क्या होता है जी आपका? गुणज। जोर से बोलिए। पहला क्या होता है? पहला क्या होता है और दूसरा क्या होता है? पहला क्या होता है और दूसरा क्या होता है? गुणज। गुणज, गुणज। मगर मैं 12 के गुणज की बात करूं, अगर मैं 2 के गुणज की बात करूं, चलो 12 लेते हैं, 12 के गुणज, तो 12 के गुणज क्या होंगे? 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 48, 60 और ये जाएगा अनंत तक। मतलब गुणज क्या होता है? अनंत तक जाता है। आप बोलो 2400, आप बोलो 2400 कितने से गुणा करें? 200 से। मैं 300 से गुणा करके 3600 ले आऊंगा। मतलब कुछ भी मैं कर सकता हूं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ये अनंत तक जाएगा। लेकिन गुणनखंडन क्या होता है? 12 के गुणनखंडन होंगे 1 बारम 12, 2 छक्के 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और 12 एका 12। इससे ज्यादा इसके गुणनखंड नहीं होंगे। देख लो, यही गुणज है और ये गुणनखंड है। इसको ध्यान से याद रखना। लिखिए 2, 2 एक सम अभाज्य संख्या है। 2, 2 एक सम अभाज्य संख्या है। संख्या है 2 एक समअभाज्य संख्या है तथा यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। तथा यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। तथा यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। लिखो बाकी सभी अभाज्य संख्या 2 को छोड़कर, बाकी सभी अभाज्य संख्या 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। अच्छे से टिक मान लो ये क्वेश्चन लोगों को। 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या एक विषम अभाज्य संख्या होती है। नोट में लिखो, नोट में लिखो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। आज जो पढ़ा रहा हूं आरपीएफ के एग्जाम में एक क्वेश्चन आने वाला है, 2 हो सकता है। आपका नंबर देख लिए रहो आप लोग। 1 या 2 क्वेश्चन आने ही वाला है, 100% श्योर लिख लो। यहां पर आईएमपी लिखकर चलो, 1 घंटा तैयारी करो, 2 क्वेश्चन बनाओ। और लिखो 1 से 50 तक अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या 15 होती है। 1 से 50 तक 1 से 50 तक अभाज्य संख्या 15 होती है।
50 से 100 तक अभाज्य संख्या और 1 से 100 तक अभाज्य संख्या। लिखो 1 से 50 तक 15, इसमें लिखो 10 और 15 10 कितना हो जाएगा 25। रट लिए रहो आईएनपी। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या होती है 15, 50 से 100 तक की अभाज्य संख्या होती है 10 और 1 से 100 तक के बीच अभाज्य संख्या होती है 25। लिख लो। लिखो एक चीज लिखो नोट में, प्रत्येक अभाज्य संख्या, प्रत्येक अभाज्य संख्या 6 के ±1 के ही रूप में होती है। देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज है, प्रत्येक अभाज्य संख्या 6 के ±1 के ही रूप में होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 6 के ±1 के रूप में आए वो अभाज्य संख्या हो। मैं क्या बोला, दोनों को समझे कि नहीं समझे? अगर कोई भी अभाज्य संख्या बताओ, कोई भी अभाज्य संख्या बताओ, कोई भी अभाज्य संख्या बताओ ना। 23 23 23 23 अभाज्य संख्या है। क्लियर है? अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं। 6k ±1, मैं k की जगह में क्या रखूंगा, 6 चौक 24। k की जगह पूर्णांक संख्या होता है, मैं बोला था 6 चौक 24, और अगर यहां पर मैं -1 लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 23। मतलब हर अभाज्य संख्या 6k ±1 के रूप में ही होगी। मतलब हर अभाज्य संख्या 6k ±1 के ही रूप में होगी। लेकिन नीचे लिखो, अब ये जोरदार पॉइंट है, लेकिन जरूरी नहीं है, जो सोच रहा है उसी को लिखवा रहा हूं, लिख ले लिख ले। लेकिन जरूरी नहीं है कि k के जगह कुछ मान रखे और इस सूत्र में सॉल्व करे वो अभाज्य संख्या हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि k के जगह में कुछ मान रखे, k के जगह में कुछ मान रखे और इस सूत्र में सॉल्व करे वो अभाज्य संख्या हो। अब मुझे ये बताओ, देखना समझ जाओगे, इधर देखो नहीं समझ पा रहोगे, समझ जाओगे। बताओ 25 एक अभाज्य संख्या है क्या? 25 एक अभाज्य संख्या क्या, देख लेते हैं 25 है कि नहीं है। 25 एक से कटता है कि नहीं करता है, 5 से कटता है कि नहीं करता है, और किससे कटेगा, ये 3 हो गया। मतलब मैंने बोला था भाज्य संख्या का फार्मूला ये था जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, इसके कितने गुणनखंड हो गए, 3। तो क्या अभाज्य संख्या है? नहीं है। क्या अभाज्य संख्या है? नहीं है। लेकिन देखते हैं, जमा कर देखते हैं। मैं इसी फार्मूला में देखो, k की जगह मैं 4 रखता हूं और +1 लेता हूं, 6 चौक 24 1 25। अब समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा था। मतलब जो भी अभाज्य संख्या है वो इसी फॉर्म में ही आएगा। 19 6 × 18 1 19 इसी फॉर्म में आएगा। 17 है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसी फॉर्म में आएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसमें जो भी सॉल्व करें वो अभाज्य संख्या हो। जैसे सॉल्व करके देखें 4 रखे, 6 चौक 24 1 25 नहीं है भाई, मैं तो सूत्र में लिया हूं। समझ आ रहा है, जो लिखवाया वो समझ आएगा नहीं है, घर में देखना अच्छे से समझ आएगा। लास्ट लिखो भाज्य संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड।
गुणनखंड हो। जैसे 25 1 5 25 6 1 3 6। नोट में लिख लेना, जीरो ना तो भाज्य और न ही अभाज्य संख्या है। जीरो ना तो भाज्य और न ही अभाज्य संख्या है। एक को लिख लो इसके जगह। एक ना तो भाज्य और न ही अभाज्य संख्या है। एक लास्ट लिखो, उसके बाद घर सह अभाज्य संख्या। ऐसी दो संख्या का जोड़ा जिसका कोई उभयनिष्ठ ना हो। जैसे 3 4 2 3 4 5। ठीक है, देखो मैं मजाक मस्ती करके नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन सीरियस पढ़ा रहा हूं, समझना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। अब मुझे बताओ, यहां से कुछ आपको कुछ चीज देखने को मिल रहा है क्या? देखो, सभाज्य संख्या में ऐसी दो संख्या जिसका जोड़ा जिसका कोई उभयनिष्ठ ना हो। किसी में उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? जैसे मैं लिख दिया 2 और 4, 2 और 4 लिखा, तो बताओ 2 और 4 में उभयनिष्ठ कितना है? 2, 2 दूने 4। लेकिन इसमें कोई उभयनिष्ठ निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है। ये उभयनिष्ठ रहता है। जैसे 6 और 12 को उभयनिष्ठ बोलेंगे तो हम लोग 6 को निकाल देंगे। 6 को निकालेंगे क्या हो जाएगा? 6 कम 6, 6 दूनी 12। ऐसे उभयनिष्ठ निकलता है, लेकिन इसका कोई उभयनिष्ठ नहीं है। अर्थात लिख लो, जिसका एचसीएफ मासा एक। मोस्ट टाइम पे मान लेना इसका, जिसका एचसीएफ एक हो। एचसीएफ क्या होता है आगे पढ़ेंगे। एचसीएफ क्या होता है आगे पढ़ेंगे। बस तैयार रहो वर्दी लेने के लिए, अब एक भी नहीं छूटेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी एग्जाम हो रहा है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अब शुरू से एक बार देख लेते हैं। मेरे साथ सबके सब दोहराएंगे। सीधा बैठ जाओ, सीधा बैठ जाओ, सीधा सीधा बैठो। ठीक है, बताओ गणित को सॉल्व करने के लिए कितनी संख्या की जरूरत होती है? जोर से 0 से वास्तविक संख्या जिसको दैनिक जीवन में प्रयोग कर सके। वो काल्पनिक संख्या जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। काल्पनिक संख्या पाई कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? कहलाएगी। -25 कभी अंडर रूट में होता है क्या? नहीं होता है। ये सब जितना हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं ये सब क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है जी? पहला क्या है और दूसरा क्या है? 0 से -अनंत तक क्या होता है? पूर्णांक। और 0 से +अनंत तक भी क्या होता है?
पूर्णांक। दशमलव संख्या जिसको दशमलव लिखते हैं वो क्या होता है आपका दशमलव संख्या। दशमलव संख्या कितने प्रकार के होते हैं? पहला कौन सा दशमलव, मतलब एक स्थिति के बाद इसका मान क्या हो जाए, रुक जाए और आगे बढ़ा क्या 0.5 हो गया, 0.62 हो गया, रुक गया ये। लेकिन आसान क्या होता है, वो रुकता नहीं है। अब नहीं रुकने वाले में दो चीज होता है, पुनरावृत्ति, मतलब जिसमें एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा हो, पुनरावृत्ति, और जिसमें एक संख्या बार बार रिपीट नहीं होता, जो लगातार उसका मान बढ़ते जा रहा है, हल होगा ही नहीं, जिसका हल होगा ही नहीं, वो क्या होता है अपुनरावृत्ति। अब पूर्णांक संख्या, शांत दशमलव और पुनरावृत्ति वाला तीनों मिलकर क्या कहलाता है आपका परिमेय संख्या। क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। ये लिख दिया हूं मैं। अपुनरावृत्ति वाली संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाती है, जैसे पाई। परिमेय संख्या क्या होता है? जिसका क्यू का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी रख दो, बाकी कुछ भी रखो, क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए 0, बाकी क्यू का मान कुछ भी हो सकता है, जैसे 1/2 - 1/2, 0 भी क्या है एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, 64 भी क्या होता है परिमेय संख्या होता है। लेकिन √50 परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसका मान निश्चित नहीं होता, पाई का मान निश्चित नहीं होता। हम लोग सहूलियत के हिसाब से ही पाई का मान 22/7 लेते हैं। ठीक है, ये मैं बता दिया। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृत संख्या होते हैं, पूर्ण संख्या होता है। एक से लेकर अनंत तक क्या कहलाता है प्राकृत संख्या। इसमें 0 को क्या कर देते हैं सामने ले आते हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपका पूर्ण संख्या। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है और सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, लेकिन शून्य को छोड़कर बाकी पूर्ण संख्या भी प्राकृत संख्या होती है। मैं 0 हटा दूं, सेम सेम दिख रहा है नहीं दिख रहा है? देखो दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। ठीक है, सम संख्या 0 एक सम संख्या होगी। ठीक है, जिसको 2k के फॉर्म में लिख सके वो सम संख्या होती है। k एक पूर्णांक होता है, तो क्या हो गया 0 भी क्या हो गया एक आपका सम संख्या होगा। 2k ± 1 के रूप में ये हो गया विषम संख्या। अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, ये 2 गुणनखंड, इसके 3 गुणनखंड, इसीलिए ये नहीं है। गुणज क्या होते हैं 12 के गुणज, 12 के 12 दूनी 12 3 36 अनंत तक जाएगा गुणज, लेकिन गुणनखंड एक सीमा तक ही होता है। 12 के गुणज क्या होंगे 1 से 12 कटता है 2 से, 1 12 12, 2 छक्का 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 15। ये क्या है 1 से 50 तक अभाज्य संख्या की संख्या 15 होती है। 50 से 100 तक की अभाज्य संख्या 10 होती है। 1 से 100 तक की कितनी होती है 25। प्रत्येक अभाज्य संख्या 6k ± 1 के फॉर्म में ही होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आए वो एक अभाज्य संख्या हो। मैं लिखवा चुका हूं उसको। ठीक है, ये दोनों उदाहरण दे दिया हूं, नहीं समझ आएगा बाद में और बताऊंगा। ठीक है, भाज्य संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, जैसे 25 1 5 25, 2 से ज्यादा 3 है, एक ना तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभाज्य संख्या देख लिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल फिर धमाकेदार क्लास से बाद आएंगे आपके पास। आप लोग कल अच्छे से पढ़कर आना, समझ कर आना, छाप कर आना, एक बार 2 बार क्या करो राइट एंड प्रैक्टिस करो। ठीक है, लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, तभी पेपर निकलेगा भाई, ऐसे नहीं निकलेगा। कितना भी कमजोर होगे ना, आराम से अंतिम तक आपका पेपर निकलेगा निकलेगा निकलेगा। एक भी दिन मिस मत करना, क्लास एक भी दिन मिस मत करना। आज से ही ठान लो कि पेपर निकालना है। अगर नहीं भी निकलेगा क्या यार, कर्म कभी शून्य में जाता है क्या? नहीं। आज जो तैयारी किया वो SSC GD का आ रहा है अगस्त में, उसमें काम पड़ेगा भाई। अरे उसमें काम पड़ेगा नहीं पड़ेगा? गणित पड़ेगा ना, एक चैप्टर ही है गणित, उसमें 25 नंबर का। समझ आ रहा है? 25 का कितना 20 का, 20 का समझ आ रहा है ना, एक चैप्टर ही है। हाँ, RPF का नहीं बोल रहा हूँ, SSC GD का बोल रहा हूँ। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, SSC GD में काम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मतलब हर एग्जाम में तैयारी करने के लिए, आप तैयार करने के लिए शुरू हो गए हो तो मस्त पढ़ो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम लोग धीरे से क्या करेंगे 2 क्लास लेंगे इसका, थोड़ा सा लेट हो गया है। ठीक है, मिलते हैं कल।